आज हमारा विषय एल्बर्ट पाई की 3 भविष्य युद्ध के ऊपर भविष्यवाणी पर है और साथ ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो दुनिया के लिए एक टेंशन का एक बड़ा परेशानी का कारण बने हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध एक व्यापक रूप ले सकता है और क्या ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों में ये भी एक जिज्ञासा है। पूरी दुनिया इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध से बहुत डरी हुई है, परेशान है और इसका एक बहुत बड़ा कारण एल्बर्ट पाई की भविष्यवाणी भी है। हम जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध है वो इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता और जो सतह में दिख रहा है स्थिति, उसको एक चिंगारी भर की आवश्यकता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो आप सतह में जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी देख पाएंगे, उसका भयंकर रूप समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं सुचेता, इंटीरियर डिज़ाइनर और एनर्जी ऑडिटर। और एक एनर्जी ऑडिटर होने के नाते ये हमारा काम रहता है कि हम एनर्जीज़ को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे मेजर करें, उसकी गणना करें विथ इंस्ट्रूमेंट्स या अपने सनातन वैदिक परंपरा में जो माध्यम हमें सिखाए गए उसके माध्यम से भी हम एनर्जी को ऑडिट कर सकते हैं। जो आज की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि आज आप जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करें, वो आज अपने हाईएस्ट डिग्री में है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं आप देखेंगे वो भी अपने चरम में जा रही हैं। वातावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रकृति, पर्यावरण, ग्रह, नक्षत्र, ये आपको ऐसे ही नहीं प्रभावित करता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बाकी 2 विश्व युद्धों से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो आगे जो देश हैं वो ज़्यादा आपस में इन्वॉल्व होने वाले हैं पहले विश्व युद्धों की अपेक्षा। ज़्यादा देश अपने एजेंडा, अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। बहुत से देशों का इसमें आना अवसंभव है, इसीलिए कारण बहुत बड़ा है कि बहुत सारे देशों में इसका प्रभाव आगे देखा जा सकता है। साथ ही पहले विश्व युद्धों में इतने वेपन्स, इतने हथियार की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतने नहीं बनाए गए थे जैसे कि आज के बायोलॉजिकल वेपन हो या परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो। इनमें इतनी ताकत है कि चुटकियों में किसी भी देश को आराम से तुरंत तत्काल तबाह कर दिया जाए, उसे नेस्तनाबूद किया जा सके। और यही एक कारण है कि जिसके कारण लोगों में इतना पैनिक है, इतना भय है। और अगर ये कहा जाए कि एक तरह से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है तो इसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज की क्या स्थिति, विश्व युद्ध हम किसे कहते हैं? जब एक साथ बहुत से देशों के लोगों को हताहत किया जा सके, उनकी इकोनॉमी को ख़त्म किया जा सके या वहाँ की स्टेबिलिटी को बर्बाद किया जा सके। आज कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, आज वो क्या कर रहा है? वो एक जैविक हथियार के रूप में एक बायोलॉजिकल वेपन ही है जो पूरी तरह मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की स्टेबिलिटी को एक परेशानी का एक कारण बना हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एल्बर्ट पाई की भविष्यवाणी, साथ ही साथ ये जो आज की प्रेजेंट घटना है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की, वो किस प्रकार से इस भविष्यवाणी को सपोर्ट करती है और क्या आगे आने स्थिति हो सकती है, विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इन तीनों ही विश्व युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और इससे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला विषय। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी है, दहशत और चिंता का वाकई एक बहुत बड़ा कारण क्या होने वाला है, या विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी उससे वो जुड़ी हुई है। और दूसरी जो बात है जो हम करेंगे वो एल्बर्ट पाई की भविष्यवाणियों की, जो इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि आने वाला समय के अनुसार जो भविष्यवाणी कहती है एल्बर्ट पाई की, क्या इस्लाम ही नहीं, ज़ायोनिज़्म, क्रिश्चियनिटी या एथिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का कारण हो सकता है। क्यों और क्या, इसके पीछे हम आगे भविष्यवाणी को देख कर पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये विश्व युद्ध इस तरह से रचे गए, आप जो इनकी जो प्रिडिक्शन पढ़े हैं, जान रहे हैं, वो जानते हैं इसके बारे में कि हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में, क्लियर तरीके से उन्होंने उसकी प्रिडिक्शन की, उस एक चीज़ को उसमें स्पष्ट रूप से लिखा। और ये 24-25 वर्ष पहले ही विश्व युद्ध के 25 वर्ष पहले इस सारी चीज़ों को उन्होंने पूरी क्लियरिटी के साथ में पेश कर दिया था। प्लानिंग, प्लॉटिंग आदि किस प्रकार से होने वाला, उन्होंने उसको समझा दिया था। तो आप देखेंगे इस प्रिडिक्शन को उन्होंने कब लिखा, कब ये लीक हुई? 1871 में। और शायद आप जानते होंगे कि एल्बर्ट पाई की जो ये भविष्यवाणी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 है, वो ये दर्शाता है, क्यों उन्होंने लिखा, आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना किस प्रकार होगी उसे बताने के लिए। और भी कुछ भविष्यवाणी हैं जिसको आप इनकी बायोग्राफी में पढ़ के इसको जान सकते हैं।
और इस भविष्यवाणी को बहुत डिटेल में, बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है, अर्थात कहाँ लड़ाई शुरू होगी, किस प्रकार से लोग हताहत होंगे, क्या कारण बनेंगे और आगे की स्थिति किस प्रकार निर्मित होगी और क्या होने वाला है। और आश्चर्य और गंभीरता की तो बात यह है कि जो भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया, अल्बर्ट पाइक ने जो प्रेडिक्शन लिखी, वो अक्षर अक्षर सत्य हुई दोनों विश्व युद्धों में। उसी तरह से उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन आप इसको देख सकते हैं, उसी तरह ये युद्ध लड़े गए। और इसको पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि अल्बर्ट पाइक एक्चुअल में है कौन, ताकि जो इनकी सीरियसनेस को आप समझ पाएँ। अल्बर्ट पाइक 33 डिग्री फ्री मेसन थे। फ्री मेसन वे लोग होते हैं जो सीक्रेट सोसाइटी में काम करते हैं, और ये 33 डिग्री बताती है कि वह हाईएस्ट डिग्री यानी सबसे बड़े ओहदे, सबसे बड़े पद में थे। इन जो फ्री मेसन होते हैं उनके पास दुनिया ही नहीं, देश दुनिया को कंट्रोल करने का पूरा पावर होता है, आर्थिक सारी चीज़ों के सारे, जैसे मीडिया जगत आदि को इनके पास कंट्रोल करने की इनके पास क्षमता होती है। इनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1809 में बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स शहर में इनका जन्म हुआ था, यूएस के। और ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। ये ऑथर, पोएट, एडिटर, लॉयर, जूरिस्ट ही नहीं, एक आर्मी जनरल भी थे, और साथ ही साथ जैसे ये सीक्रेट सोसाइटी की हाईएस्ट डिग्री के एक जनरल भी थे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री की अथॉरिटी इनके पास ही थी। यही नहीं, ये स्कॉटिश राइट के भी एक मेंबर थे, और उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, किसी प्रकार की इन्होंने लड़ाई नहीं की। फिर भी शहर अरकनाल शहर में इनके नाम से जो टेम्पल बनाया गया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस टेम्पल का नाम है, इनके ही नाम से फ्री मैसोनिक टेम्पल इनके नाम से रखा गया। साथ ही मेमोरियल स्टैचू भी अमेरिका में इनके बनाए गए हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रभावी शख्सियत थे अपने समय के, और अगर इन्होंने कुछ लिखा है और वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। और ये इन्होंने भविष्यवाणी क्यों लिखी, इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इटालियन लीडर, इटली का एक लीडर था, उसका नाम था कुरू मैसेकरी, जो स्वयं एक 33 डिग्री ग्रैंड मास्टर था। इसके कहने पर इन्होंने सारी भविष्यवाणी को लिखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से बनाया जाएगा, और इस भविष्यवाणी को उन्होंने जॉट डाउन करके अपने जो सोसाइटी में इन्होंने पेश किया। परंतु 1871 में ये मिसप्लेस हो गई, गायब हो गई, और बाद में गायब होने के ये मिली एक फ्रेंच ऑथर को। इस फ्रेंच ऑथर का नाम था लियो टेक्सन। आप देख सकते हैं, इस लियो टेक्सन व्यक्ति ने बिना देर किए हुए ये सारी खतरनाक भविष्यवाणी को 1990 में छापा। जैसे ही उनको ये प्राप्त हुई और छाप के इसको जनमानस तक पहुंचाया। आप ये जानते ही होंगे कि जो ये इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की जितनी भी भविष्यवाणी होती है, वे सारा कुछ पहले से ही अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोग इसे जाने समझे, ये उससे उनको प्रभावित नहीं करती ये चीज़, वो पहले ही अपनी बता देते। तो हो सकता है ये जाने अनजाने इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, परंतु लोगों में इसका बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा, लोग बहुत पैनिक हुए, बहुत डरे। तो बाद में लियो टेक्सन को आके सामने कहना पड़ा कि ये तो उन्होंने ऐसी मन से एक स्टोरी बना के लिख दी, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, और उसके बाद वे गायब हो गए, उसके बाद उनका पता नहीं चला। तो आप ये देखेंगे जो ये वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति जो छपी 1990 में, वैसे ही स्थिति वर्ल्ड वॉर यानी 25 साल बाद 1914 में ये आप देख तो पूरी वैसी स्थिति बनते हुए आप देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। पेपर में भी यही सारी चीज़ें आई, और आप स्कूल में भी इन सब चीज़ों को आप जानते ही होंगे। फिर भी एक बार हम इन भविष्यवाणी को एक बार पढ़ के आपको रिकॉल कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो सारी भविष्यवाणी जो युद्धों की थी, वो मेन कारण था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक समय को, एक ऐसी स्थापना करने की इनकी मंशा है जहाँ पे एक झंडे के नीचे एक ज़बान, एक कोर्ट, एक इंस्टीट्यूशन, एक करेंसी, उसी तरह से पूरी चीज़ों को इस तरह से इनको बनाने का इनका प्रयास है, ताकि कम लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों की पॉपुलेशन को भी थोड़ा कम किया जा सके। यह पिछले वीडियो में आपको बताई हूँ, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना के लिए वर्ल्ड वॉर 1, 2 आदि की तैयारी की गई है। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 में एल्बर्ट पाइक ने लिखा था, The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the czars in Russia. ये रशिया के ज़ार्स कौन थे? वहाँ की रॉयल फैमिली जो रशिया आदि सब जगह को कंट्रोल करती थी, एंड ऑफ मेकिंग दैट कंट्री अ फोर्ट्रेस ऑफ एथिस्टिक एंड कम्युनिज्म,
अब इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 को इस तरह से किया जाए कि इल्यूमिनाटी को परमिट दी जाए एक पावर। इल्यूमिनाटी कौन है? एक ऐसी एक संस्था है, ऐसी पावरफुल एक ग्रुप है लोगों का, जो लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वे दुनिया को अपने ढंग से जीने में, लोगों को कंट्रोल करने में, उनकी आर्थिक मानसिक सारी स्थिति को वे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और इस तरह से उनको एक परमिट दिया गया कि ज़ार को ख़त्म किया जाए रशिया से। ज़ार, जैसे मैंने बताया कि रॉयल फैमिली ऑफ रशिया थी, जो कंट्रोल या किंग होने के नाते वे पूरे राज्य करते थे। उस स्थान को एक फोर्ट्रेस की तरह बनाया जाए, कहाँ का एक सेंटर बनाया जाए, कहाँ का? एथिस्टिक और कम्युनिज्म का। एथिस्टिक क्या होता है? जो लोग ईश्वर पर बिलीव नहीं करते, जो ईश्वर पर किसी प्रकार के देवी देवताओं को नहीं मानते। और कम्युनिज्म हम जानते ही हैं, जो लोग कैपिटलिज्म के, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थे। और यहाँ पे ये जानना भी बहुत आवश्यक होगा कि ये जो कम्युनिज्म की स्थापना इसी समय की गई और साथ ही जिसका प्रसार माओवाद का या नक्सलवाद का बीज अगर यहीं रोपा गया तो कहना गलत नहीं होगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको भी आप वर्ड टू वर्ड शब्द अक्षर अक्षर इसको होते हुए आप देख पाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रिडिक्शन की गई थी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मस्ट बी फॉर्मेटेड by taking advantage of the difference between the fascist and the political Zionist. The war must be brought about so that the Nazism will be destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, international communism must become strong enough to order टू कंट्रोल क्रिश्चियनडम। अब यहाँ पे इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इसलिए किया गया ताकि नाजीज़, जो हिटलर की स्थापना थी, हिटलर और हिटलर की जो जर्मन की जो ये नाजीज़म को ख़त्म किया जा सके। साथ ही ज़ायोनिस्ट लोगों को पावर मिलाना। ये ज़ायोनिस्ट में आप 13 ब्लड लाइन रॉकचाइल्ड के भी आप जोड़ सकते हैं उनको ही, क्योंकि ये दे वांट टू बी द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी तरह इसको दुनिया की आर्थिक और सारी मीडिया का जगत हो, पॉलिटिकल जगत हो, इसे कंट्रोल करने में इनका आज भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किया ही इसलिए था कि इनको पावर में लाया जा सके और साथ ही साथ इज़राइल को स्थापना की जाए फ़लस्तीन में। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कारण है कि फ़लस्तीन में इज़राइल को क्यों स्थापना की गई, यहूदियों को वहाँ क्यों बसाया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह बहुत ज़रूरी था इनका एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म मस्ट बी बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑर्डर इनफ इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल करने कम्युनिज्म के माध्यम से। और ये आज की तरह देखा जाए तो बहुत यथार्थ दिखता है, जहाँ कम्युनिज्म होगा वहाँ क्रिश्चियनिटी अवश्य आपको पनपती हुई दिखेगी। ये आप केरल में देख लीजिए या बस्तर के नक्सल इलाकों में देख लीजिए, जहाँ क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म को ही पावरफुल किया गया ताकि टू कंट्रोल द क्रिश्चियनडम को। अब ये सारी चीज़ें तो पास्ट की थी। आगे का जो भविष्य, उससे अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 3 से, जिसके लिए ये जो पैनिक की स्टेट बनी हुई है, इसका क्या कारण है, इसका क्या संबंध है आज की डेट में, तो आप देखेंगे कि ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो वॉर है, इसको पहले बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, आज की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, तो हमारे एक प्रयास है आपको इसके बारे में अपडेट करना, ताकि इससे आप कनेक्ट कर पाएँ, इस भविष्यवाणी से आप इसको समझ पाएँ। इज़राइल पर पिछले ही सोमवार को आतंकी हमला हुआ, किसके द्वारा? फ़िलिस्तीन के आतंकवादी हमास संगठन के द्वारा। 100 से ज़्यादा रॉकेट छोड़े गए और बिना कारण छोड़े गए, बिना किसी उद्देश्य के छोड़ा गया। इनका कोई आपस में डिस्प्यूट अभी नहीं था। वैसे भी ये समय समय पे जैसे कश्मीर में बम फेंकते रहते हैं आतंकवादी, वैसे ही इज़राइल में भी ये हमास के संगठन के जो लोग हैं वो लोगों को मारते रहते हैं और इस तरह से वहाँ के लोग हताहत होते ही रहते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इज़राइल ने उसको पूरी तरह से, जो बहुत बड़ा जो हमला था उसके कारण बहुत बड़ा इसका ऑब्वियसली एक वापस रिपरकशन आना ही था। और इज़राइल ने कहा कि अब ये आर पार की लड़ाई ही होगी, अभी रोज़ रोज़ का बम फोड़ना या लोगों के ऊपर आतंकी हमला नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं भयंकर होती गई। और आज की जो स्थिति है कि इसमें 2 मुस्लिम देश पूरी तरह और कूद गए हैं, बम मिसाइल और रॉकेट दाग रहे हैं, वो है लेबनान और सीरिया। साथ ही पाकिस्तान और टर्की तो सपोर्ट में शुरू से ही थे, जो स्थिति और
फ़िलिस्तीन में इतना बढ़ चढ़ के जो ये हज़ारों हज़ार बम फेंक रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान और टर्की का पहले से ही हाथ था। तो पहले हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए कि जो ये फ़िलिस्तीन में इज़राइलियों को क्यों बसाया गया, यहूदियों को, क्योंकि 2 से ढाई वर्ष पूर्व यहूदी इसी इलाके पे रहते थे। और उसके बाद यहूदियों के धर्म के, क्योंकि ये आप जानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन है, और बाद में मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ इसी के यहूदियों के ये रिलीजन के, अब्राहमिक रिलीजन के बाद। परंतु यहूदियों के सतत नरसंहार होता रहा और इनको यहाँ से भागना पड़ा। और ये सपना अपने ज़मीन को लेकर वे नहीं भूले थे। 2 ढाई वर्ष बाद भी उनके मन में जो इच्छा थी कि फ़लस्तीन का जो उनका मूल निवास था वे वापस आएँ, वहीं वापस बसें। और इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन एलिज़ाबेथ, उसने स्वयं एक लेटर लिखकर वहाँ पे फ़िलिस्तीन की स्थान पे कुछ हिस्से पे इज़राइल को बसाया, यहूदी लोगों को वहाँ बसाया। इस लेटर को कहा जाता है डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो आप आगे इसमें देख सकेंगे स्क्रीन में। तो इस जो स्थिति के कारण जो वहाँ लोगों में ये जो पैनिक का कंडीशन था, ये जो अचानक वॉर हुआ, इतनी सारी कंट्रीज़ अचानक इज़राइल पर युद्ध करी, इसके साथ ही एक चीज़ और एक्सेलरेट हुई है, वो है अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध। और यहाँ पे मैं आपको क्रिश्चियन और मुस्लिम करके आपको बताने का प्रयास करूँगी ताकि आप आगे भविष्यवाणी को जो है एल्बर्ट पाइक की वो समझ सकें। यहाँ अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। अज़रबैजान ने पिछले साल भी अर्मेनिया के ऊपर युद्ध किया और जो उनका एक डिस्प्यूटेड लैंड था नागोर्नो काराबाख, वहाँ हज़ारों सैनिकों की मौत के बाद उस स्थान को उन्होंने कब्जा लिया। परंतु आज की क्या स्थिति बनी है, कल ही 3 किलोमीटर अंदर से जाके अर्मेनिया में मुस्लिम कंट्री जो अज़रबैजान है, उसने वहाँ पे जाके लोगों को, सैनिकों को मारकर, जो सैनिक थे वहाँ पे 3 किलोमीटर अंदर जाके, इसका रिपरकशन तो होना ही था, लोगों में ही नहीं वहाँ देश और दुनिया में बहुत बड़ा गुस्सा और बहुत ज़्यादा एग्रेशन का कारण बना। और फ्रांस सामने आ गया कि ये स्थिति और नहीं चलेगी, बिना कारण से आप इस तरह से आप किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। आपको लेना था आपने नागोर्नो काराबाख को पिछले साल ही ले लिया। तो इस तरह से 11 मेन कंट्रीज़ उसमें पूरी तरह आ चुकी हैं सामने। और ये कंट्रीज़ जैसे आप जानते ही हैं, अर्मेनिया, अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस, जापान, क्योंकि जापान के रक्षा मंत्री युकोनामा ने भी कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं और हम इज़राइल के साथ हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें स्पष्ट, इस बड़ी ताकतें आती जा रही हैं। और यहाँ पे अगर आप मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो फ़िलिस्तीन और अज़रबैजान तो थे ही, साथ में सीरिया, लेबनान, पाकिस्तान, टर्की आदि जो स्थिति जो बनती जा रही है, इसको अब हम एल्बर्ट पाइक की भविष्यवाणी से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये क्या कहा था, इनकी भविष्यवाणी क्या थी। तो जो तीसरी भविष्यवाणी तीसरा विश्व युद्ध के बारे में था, द थर्ड वर्ल्ड वॉर मस्ट बी फॉर्मेटेड बिटवीन द पॉलिटिकल ज़ायोनिस्ट एंड द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और इस युद्ध को इस तरह से लड़ा जाए जिसमें लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड और ज़ायनिस्ट आपस में इनकी लड़ाई हो। द वॉर मस्ट बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट इस्लाम एंड पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट म्यूचुअली डिस्ट्रॉय ईच अदर। ये इस तरह से कंडक्ट किया जाए कि इस्लाम और ज़ायनिज़म, या जो ये है, जो ज़ायनिज़म का मैंने बताया, जो कट्टर जो यहूदी जो ग्रेटर इज़राइल पर यकीन करते हैं, पूरी इकोनॉमी को अपने अंडर लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के पावर को अपने अंडर, जो 13 ब्लड लाइन के जो लोग आज कर रहे हैं, उस तरह से वो पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए इसको हम कहते हैं ज़ायनिज़म। ये आपस में लड़ें और ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें। आगे भविष्यवाणी क्या कहती है, द मल्टीट्यूड डिल्यूजन्ड विथ क्रिश्चियनिटी हुज डेलिकेट स्पिरिट will form the movement be without compass and direction। अब क्रिश्चियनिटी के बारे में ये कह रहे हैं कि ड्यूलिटिकल या डुअल जो स्पिरिट की स्थापना है, या जो इसमें मान्यता है, इसको लोगों में एक दिशाहीनता, कंपास यानी जो दिशा दिखाने वाला यंत्र है, दिशाहीनता आ जाएगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगा लोगों को, और एक एंग्जाइटी के एंक्शियस फॉर एन आइडिया, लोग एंक्शियस होंगे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारी एक अंदर की आवश्यकता है, हमारे ग्रोथ की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की। तो एक एंक्शियस आइडिया के लिए विल रिसीव द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर, यानी उनको एक रिसीव होगा प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर। और यहाँ लूसीफर का इनका अल्बर्ट पाइक के अनुसार एक देवता की इनके ऊपर कृपा होगी। लूसीफर को यहाँ वो अपने देवता के रूप में देख रहे हैं, गॉड के रूप में जानते हैं, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं।
आगे ये कहते हैं बोथ फाइनली आउट इन द पब्लिक व्यू, ये सब चीज़ें पब्लिक व्यू में आ जाएगी, विच विल follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and eliminated at the same time। ये बता रहे हैं कि ये जो एथिज्म, जैसे मैंने बताया एथिज्म यानी जो नॉन बिलीवर्स हैं, देवी देवता भगवान आदि पर बिलीव नहीं करते, ये इनका भी अंत होगा, और क्रिश्चियनिटी डिलेमा में आने के कारण इसका भी अंत आगे भविष्य में हो सकता है, इसकी इन्होंने भविष्यवाणी की है। तो ये जो भविष्यवाणी आज के समय से के संदर्भ में लोग देखकर इससे डर रहे हैं और इसके कारण एक बहुत बड़ा पैनिक का सिचुएशन बनता जा रहा है। और इसी जो वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो मैं आपको बता रही थी कि एक ही झंडे में सारी चीज़ों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि लूसीफर को क्रिश्चियनिटी के अनुसार शैतान कहा जाता है, और फिर बाकी फ्री मेसन्स में इसे लूसीफर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर आप इसे एनालाइज करना चाहें तो क्रिश्चियनिटी में लूसीफर को 666 के नंबर से जाना जाता है। न्यूमरोलॉजिकली इसको देखा जाए तो 666 को ऐड करने से टोटल होता है 18, अर्थात नंबर 9। और पैथागोरस न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम हो या चार्लियन जिसको हम कीरो न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, इन दोनों में ही नंबर 9 को गॉड का स्थान दिया गया है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 केतु का होता है, जो मोक्षकारक ग्रह माना जाता है, अर्थात मोक्ष कारक के ग्रह का या 9 नंबर की इसलिए इतनी महत्ता है। और पैथागोरस न्यूमरोलॉजी में तो एक कदम आगे बढ़कर कोई भी अक्षर जब हम काउंट करते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली किसी के नाम के साथ प्रिडिक्शन करते हैं, तो किसी भी अक्षर के साथ उन्होंने 9 नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अक्षर भगवान का, इसलिए किसी भी अक्षर के साथ 9 नहीं दिया जा सकता, ये नंबर ईश्वरीय नंबर है। इस तरह से ये नंबर जो लूसीफर का ये प्रिडिक्ट कर सकता है, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में तो हिंदू ग्रंथों में लूसीफर का जिक्र नहीं है, परंतु फिर भी ये इस तरह से आप इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। और यही थी एल्बर्ट पाइक और उनके भविष्यवाणी जो उन्होंने विश्व युद्ध के बारे में कही थी। ज़्यादातर दुनिया में जो पैनिक का कंडीशन है, ये इजराइल और इस्लामिक देश के से ज़्यादा जो अपील की जा रही है शांति की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इस संस्था से, इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसकी सच्चाई जानते हैं, इसीलिए वे ज़्यादा दहशत में, ज़्यादा परेशान हैं। और इसी भविष्यवाणी को बताने के लिए और इसकी स्थिति कैसी आगे होने वाली है, अगर ये बढ़ता है तो किस रूप को ये ले सकता है, इसे बताने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो निश्चित ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।